हेलो स्टूडेंट। तो ये आपका आज का सेशन जो होने वाला है ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का प्रीवियस, इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड क्या कर रहे हैं मतलब इसको दो पार्ट में समझना है कि ये एज अ प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, जो आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, उसको हम लोग देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्या कि इसमें किन किन टॉपिक से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और किस किस टॉपिक से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कहाँ से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, और एट द एंड में एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे हम लोग इसके आगे और भी वीडियो आने वाला है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कि फर्स्ट यूनिट से। देखो पहले इसको दो पार्ट में समझ लेते हैं कि ये क्या है कि प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के हिसाब से किस किस टाइप से क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं। क्लियर? तो देखो प्रीवियस ईयर में क्या था कि नया सिलेबस था, पहले ये समझना है कि नया सिलेबस था और कुछ ऐसे पेपर फ्रेम हुआ कि किसी को पता ही नहीं था कि क्या आने वाला है। जैसे कि 2 यूनिट जो लास्ट के टॉपिक हैं ऑटो कैड वाला, वो क्या था, नया था सबके लिए, तो उसमें कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, क्या आ रहा है, किसी को नहीं पता था। ऐसे जो भी सिलेबस दिया गया उसके हिसाब से लोग पढ़ा दिए। ठीक है, लेकिन एक बार क्वेश्चन आने के बाद, अभी तो क्वेश्चन आ चुका है, तो उसके बाद अब पता चल गया है कि किस टाइप से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लियर? तो देखो ये पूरा सेशन अभी एक एक यूनिट से बताऊंगा कि किस यूनिट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आता है और कहाँ से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? तो चलो, ये प्रीवियस ईयर होगा, प्लस में इसको बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस इसमें बोल सकते हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम होगा और दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लियर? ये दो चीज़ हम लोग अभी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ कहाँ हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। क्लियर? तो देखो यूनिट नंबर 1 में हमें क्या पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 1 है आपका बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग। फर्स्ट यूनिट नंबर 1 बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग। इसमें देखो दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग में, कि अब देखो पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आएगा। ऑब्जेक्टिव, फिर आते हैं सब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब स्केल हो गया, कंपास हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, जितने भी टाइप के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है उनका पूरा यूजेज, कहाँ उसका यूज किया जाता है और क्या क्या और एप्लीकेशन बोल सकते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है और कितने टाइप के होते हैं। ठीक, ये पूछा जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइन। ठीक है, लाइन को अच्छे से पढ़ना है और क्या रहेगा इसमें, इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक, यहाँ से आपके बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें दूसरा टॉपिक आता है स्केल वाला। ठीक, दूसरा टॉपिक है आपका स्केल। स्केल में सबसे इम्पोर्टेंट कौन, आरएफ। अब आरएफ भी 3 टाइप से आरएफ देखे होंगे। आरएफ का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है पूरा डिटेल में। ठीक है, रेड्यूस स्केल। अब आरएफ की पता चलेगा तो फिर स्केलिंग पे आएंगे, रेड्यूस, इनलार्ज, फुल स्केल, इस टाइप से देख लेंगे। ठीक, तो इसमें स्केल, और स्केल में भी दो टाइप कौन कौन सा, एक आएगा प्लेन स्केल और दूसरा डायगोनल स्केल। ठीक है, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। अब देखो लास्ट ईयर में क्या आया था, लास्ट ईयर में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बने वो एकदम इजी बनाया। आरएफ क्या होता है, 2 मार्क्स का। रिड्यूस स्केल किसको बोलते हैं, इनलार्ज स्केल किसको बोलते हैं, फुल स्केल किसको बोलते हैं, ये सब 2-2 नंबर में आए हैं। ठीक, अब इस बार के हिसाब से देखा जाए तो देखो स्केल से क्वेश्चन नहीं आया था। प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो स्केल से आपका क्वेश्चन नहीं बना था, लेकिन अब इस बार हो सकता है कि आपको प्लेन स्केल या फिर डायगोनल स्केल में कोई भी एक स्केल बनाना आ सकता है। समझ में आया? प्रीवियस ईयर में केवल यही दे दिया था, आरएफ क्या होता है, इनलार्ज स्केल क्या है, रेड्यूस स्केल क्या है और फुल स्केल क्या है। क्लियर? और इस साल अब
ऐसा करना है हम लोग को कि ये दोनों अच्छे से करके जाना है, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल, क्लियर। और दोनों सिस्टम के लिए कर लेना है, एक मेट्रिक सिस्टम, ठीक, और दूसरा इंग्लिश सिस्टम, क्लियर है ना। इंग्लिश और मेट्रिक दोनों को अच्छे से कर लेना। अब पिछली बार नहीं आया था तो इस बार ये आ सकता है, क्लियर। तो ये रहा। अब देखो ये है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ, इंस्ट्रूमेंट प्लस लाइन, जितने भी टाइप के लाइन होते हैं, क्लियर, जितने भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका यूजेस, क्लियर। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन या तो 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स जैसे भी देना होगा वो इस हिसाब से यहाँ से बन सकता है यूनिट नंबर 1 में, क्लियर। यूनिट नंबर 1 अच्छे से पता चल गया। हमें 2 टॉपिक पे फोकस करना है। ऑब्जेक्टिव में जितने भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट है वो जान लेना है, प्लस लाइन के बारे में समझ लेना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, क्लियर। यहाँ से सब्जेक्टिव प्लेन और डायगोनल में पूछ सकता है। आरएफ को अच्छे से समझना है और थ्योरी भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना कि आरएफ क्या है, इन लार्ज स्केल क्या है, रिड्यूस स्केल क्या है, फुल स्केल क्या है, क्लियर। चलिए, तो ये हुआ यूनिट नंबर 1। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 का। समझ में आ गया होगा। जितना टॉपिक बता रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्लियर। इसके बाद भी और भी बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन मैं अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, क्लियर। दूसरा यूनिट है आपका यूनिट नंबर 2, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो देखो इसमें भी देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने, देखो कोई भी प्रोजेक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैंने पढ़ाया था सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन। ध्यान देना, सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन, क्लियर। यहीं से बोल सकते हो इंजीनियरिंग ड्राइंग का ओरिजिन है, यहीं से इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका कह सकते हो स्टार्ट हुआ है, सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन। और अगर किसी बच्चे को अगर सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन पता है तो जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं आइसोमेट्रिक प्लस ऑर्थोग्राफिक से, सब का सब यहीं से हो जाएगा, क्लियर। सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन में क्या स्टार्ट किया था, याद होगा आप लोग को, पैरेलल प्रोजेक्शन, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। पैरेलल में भी 2 टाइप बना था, इसका पूरा ग्राफ बनाया था, क्लियर। तो सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन एकदम अच्छे से समझ लेना है, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव एक भी बाहर नहीं जाने वाला है, क्लियर। कितने भी थे, कैवेलियर थे, कैबिनेट था, ठीक है ना, जनरल प्रोजेक्शन था, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, सब इसी के अंदर आ जाएगा, क्लियर। सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन अगर कोई समझ लिया है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑर्थोग्राफिक का भी हो जाएगा और आइसोमेट्रिक का भी हो जाएगा। क्योंकि देखो ऑर्थोग्राफिक फिर पढ़ोगे तो यहाँ पे आपका आ गया था मल्टी व्यू प्रोजेक्शन और इधर में आपका आ गया था एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब एक्सोनोमेट्रिक में भी 3 पार्ट, ट्राइमेट्रिक, डायमेट्रिक और आइसोमेट्रिक, क्लियर। सब इसी का ओरिजिन है, यहीं से सब बना था, क्लियर। तो इसको एकदम अच्छे से कर लेना है, सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन को, वहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे, क्लियर। जितने भी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि देखो इसी में आएगा फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, सब इसी में आने वाला है, क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आएगा, क्लियर। आइसोमेट्रिक के लिए बता रहा हूं, सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम पूरा चार्ट बना हुआ है, उसको एक एक पॉइंट वहां से समझ लेना है, ठीक है। इसका वीडियो भी है आपके पास, वो एकदम अच्छे से देखेंगे, क्लियर। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्लियर। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ऑर्थोग्राफिक। तो ऑर्थोग्राफिक आपको पता है क्या करते हो, 3D से जाओगे 2D में। तो अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो लास्ट ईयर जिस हिसाब से आया था, आपके पास डायग्राम था उसका, और बेसिकली इसमें आएगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, क्लियर। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन नहीं के बराबर नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन गिवन नहीं है। यहाँ आएगा आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको पता ही है कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, और फ्रंट के राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू और इधर राइट हैंड साइड व्यू, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है। कोई भी आपको 3D में ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा, क्लियर, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, 2D में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके हिसाब से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कोई एक बनाने के लिए आ सकता है। और मैंने लास्ट ईयर में 2 क्वेश्चन दिया था एग्जाम से 2 दिन पहले, अब उस 2 में से एक आ गया था 10 मार्क्स का, एकदम एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ, ठीक है। तो इस बार भी कुछ क्वेश्चन आपको गेस करके दूंगा, ऑर्थोग्राफिक का हो सकता है कि आ जाए, हो सकता है ना, क्लियर नहीं है कि आ ही जाए, ठीक है, लेकिन हाँ उसको कर लेंगे मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। चलो, तो ऑर्थोग्राफिक में पता चला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
प्रोजेक्शन से समझना, ठीक है। प्रोजेक्शन समझ लेना क्या है। अब प्रोजेक्शन, अगर सिस्टम प्रोजेक्शन आपको आता है तो ये सब इसी के अंदर आएगा, ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक, क्लियर। चलिए, इसीलिए मैंने एक ही पॉइंट बोला, सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन अच्छे से करना है, क्लियर। चलिए, तो ये हुआ यूनिट नंबर 2, क्लियर। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट 3 क्या है आपका? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। चलो, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना कि इसमें क्या आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आइसोमेट्रिक के कैसे फ्रेम होगा, जैसे कि आरएफ क्या था इसका, ठीक है। प्लेन, इसमें जो स्केल बनाए थे हम लोग वो देख लेना। पहले तो इसका आरएफ क्या था, √2/√3, है ना, ये सब। अब जो आपका आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, ये अच्छे से क्लियर कर लोगे, ठीक। आरएफ की वैल्यू क्लियर कर लोगे, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और क्या, जब आप स्केल बना रहे थे तो ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, है ना, ट्रू लेंथ, आइसोमेट्रिक लेंथ, तो ये पूछता है कि एंगल डिफरेंस कितना होता है, तो ये आप लोग को पता है, ठीक है ना, 15 डिग्री का होता है। अगर बोला कि आइसोमेट्रिक लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कि कितने डिग्री पे होता है, तो 30 डिग्री पे होता है। जो आपका ट्रू लाइन होता है हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पर, तो 45। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है, तो 15 डिग्री होता है, क्लियर। तो ये सब आपको एकदम अच्छे से कर लेना है। अब इसमें हम लोग इसका आरएफ की वैल्यू भी देख रहे थे, क्लियर, 0.82 के अप्रोक्स आता था, ठीक। और क्या चीज़, आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कितना परसेंट इनलार्ज होता है, कितना रिड्यूस होता है, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, क्लियर, ये दोनों के बीच में समझ लेंगे कि दोनों में क्या क्या है, क्लियर। आइसोमेट्रिक व्यू जो बनता है वो बड़ा बनता है, आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है वो छोटा है। इसके कंपैरिजन में ये कितना बड़ा है, तो 22% बड़ा है। इसके कंपैरिजन में ये कितना छोटा है, तो 18% छोटा है, क्लियर। तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, आपके आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, क्लियर हुआ बात, ठीक है। पूरा अच्छे से इसका जितना भी थ्योरी है सब पढ़ लीजिए। थ्योरी बड़ा नहीं है, एकदम छोटा सा थ्योरी है, 2-4 लेक्चर में कंप्लीट हो गया। वो भी 4 लेक्चर जो बता रहा हूँ छोटा छोटा 10-10 मिनट 20 मिनट का है, ठीक है। तो इसको एकदम अच्छे से कर लेंगे। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहाँ समझ गए कि ये इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, इस बार बहुत ही ज़्यादा चांस है सब्जेक्टिव, ठीक है, ज़्यादा चांस है कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दे, ठीक है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। अब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन समझो क्या, कि जैसे बोल देगा लैंग्वेज में, बोलेगा कि एक हेक्सागन है, ठीक, हेक्सागन के ऊपर सेंटर में एक प्रिज्म रखा हुआ है। हेक्सागन मान लो एक हेक्सागन प्रिज्म है, ठीक है, इस तरीके से एक हेक्सागन प्रिज्म है। अब इसी के ऊपर बोल देगा कि एक पिरामिड कुछ रखा हुआ है, क्लियर। तो इस टाइप से सब बोलेगा, और कितना ऊपर बना है कितना नीचे बनेगा सब का सब लैंग्वेज में देगा, क्लियर। तो अगर कोई भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आए, ठीक है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आए, तो पहले उसको क्या करोगे, ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट कर लेना। ऑर्थो, क्योंकि आपको पता है आइसोमेट्रिक का मतलब हम लोग 2D से कहाँ जाते हैं, 3D में जाते हैं। ऑर्थोग्राफिक में 3D से 2D, क्लियर। तो अगर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आया तो क्या करना है, पहले उसको ऑर्थोग्राफिक में कर लेना है। यानी कि ऑर्थोग्राफिक में करना मतलब कि 2D में पहले उसका फिगर बना लेना है, ठीक है। अब ये जो फिगर है या तो आप रफ में बना सकते हो, या तो इसको वहीं पे बगल में बना देना, ठीक है। अगर बगल में बना रहे हो तो थोड़ा एग्जैक्ट बनाना, नहीं तो अलग किसी पेज पे बना लेना, रफ में, ठीक है। 2D में बना लेगा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को पहले 2D में, फिर इसको किस में कन्वर्ट करना है, 3D में। फिर 3D में आपको पता ही है कि 3D में कन्वर्ट करने के लिए इस तरीके से X, Y, Z, ठीक है, इस प्लेन में या इस प्लेन में अगर कहीं कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है, तो एक्स वाई और वाई जेड प्लेन नहीं यूज करते, क्या यूज करेंगे, एक्स जेड प्लेन, एकदम सीधा इस तरीके से एक्स जेड प्लेन, क्लियर ना। आपको ऐसा दिख जाएगा, अगर कुछ मान लो ऐसे ही कुछ बना रहे हैं हम तो ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट रखा रहे तो आपको किस में बनाना है, एक्स जेड प्लेन में बनाना है। और एंगल तो आप लोग को पता ही है ये कि ये होता है 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री, क्लियर ना। तो कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा तो आप बनाएंगे एक्स जेड प्लेन में, क्लियर। और सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक ये सब चीज़ बताए हूँ कि अगर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट रहे तो किसी में भी बनाओ, कोई किसी में भी बनाओ, कहने का मतलब एक्स वाई और वाई जेड कहीं पे बनाओ, फिगर सेम। अनसिमेट्रिक में आपको चेक करना पड़ता है, क्लियर।
ये कब रहेगा? जब 2D में दिया रहेगा आपको और 3D में कन्वर्ट करना रहेगा तब। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में पहले क्या करना है, 2D में कन्वर्ट कर लो, फिर उसको 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, अब देखो लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन आया था। लास्ट ईयर क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें डेटा ही नहीं पता चल रहा था, एकदम बहुत बड़ा डायग्राम था, किसी भी मशीन का एक एलिमेंट निकाल कर रख दिया गया था। ठीक है, बहुत सारे डायमीटर थे, बहुत सारा आर्क था, लेकिन वो धुंधला धुंधला दिख रहा था। ठीक है, तो इसके लिए बच्चे भी कंप्लेंट किए थे कि ये क्लियर नहीं दिख रहा है, तो कैसे इसको ऑर्थोग्राफिक में करा जाए। ठीक है, तो लेकिन वो आया था फ्री हैंड स्केच में, है ना, फ्री हैंड स्केच से बनाना था, 3D फिगर था और उसको फ्री हैंड से ही बनाना था, डायमेंशन से नहीं बना था। वैसे बनाने वाले बच्चे इसको कर भी लिए थे। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक में समझ में आया। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा इस बार। प्रिज्म बनाने आ सकता है, पेंटागन बनाने, प्रिज्म हो सकता है, पेंटागन प्रिज्म हो सकता है, और प्रिज्म के ऊपर पिरामिड हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर, इन्वर्टेड हो सकता है या फिर सीधा रखा हो सकता है। क्लियर, तो इस हिसाब से जो भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं आप लोग अच्छे से कर लेंगे, और वो तो करना ही है आपको। जब 2D में दिया रहेगा कोई भी डायग्राम तो इसको 3D में तो आपको लेके जाना ही है। क्लियर, समझ गए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम एक बार याद आ गया होगा ये सब चीज़। चलिए अब आते हैं यूनिट नंबर 3 पे। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आइसोमेट्रिक में इम्पोर्टेंट है इस बार, पिछली बार भी आया था, इस बार भी हो सकता है आए। क्लियर, अब हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर 4। ठीक है, यूनिट नंबर 4 है आपका, यूनिट नंबर 4 फ्री हैंड स्केच। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट, एक इंजीनियर के लिए कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट होता है फ्री हैंड स्केचिंग करना। ठीक है, इसी से आपको पता चलेगा आप कितने अच्छे ड्राइंग वाले हो। ठीक है ना, कितना अच्छा मतलब ड्राइंग आता है आपको। ठीक, तो देखो फ्री हैंड स्केच में क्या आता है। फ्री हैंड स्केच में पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें केवल और केवल पेंसिल का यूज करना है ड्राइंग के लिए, है ना। ये इरेजर शॉर्पनर वगैरह रख सकते हो, ठीक है, लेकिन केवल और केवल पेंसिल। जितना भी इंस्ट्रूमेंट होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना है। ठीक है ना, बहुत सारे तेज लड़के भी होते हैं, करेंगे ऐसे लाइन स्केल से ड्रॉ कर दिए, फिर इस लाइन को मिटा देंगे। ठीक है, और मिटाने के बाद इसी पे ऐसे चला देंगे और कहेंगे मेरा फ्री हैंड स्केच है। क्लियर, तो ऐसा गलती नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर भी तो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ के आया ना, तो उसको भी पता है कि ये फ्री हैंड स्केच है, कि आप इंस्ट्रूमेंट यूज किए हो। क्लियर, तो देखो फ्री हैंड स्केच में क्या करना है, क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे लास्ट ईयर अभी इससे पहले आपको बताया था कि क्वेश्चन आया था एक 3D एक मशीन का एक एलिमेंट था 3D में, इसको फ्री हैंड से ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करना था। यानी कि 3D में दिया गया था आपका, प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, 3D में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इसको फ्री हैंड स्केच से 2D में कन्वर्ट करना था, यानी कि आया था ऑर्थोग्राफिक। ठीक है ना, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक, लेकिन किससे आपको करना था, फ्री हैंड स्केच से। और आपको पता है फ्री हैंड स्केच से वही चीज़ सेम ऐसे रेफरेंस लाइन, यहाँ पे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, है ना, इस तरीके से ही बनाना है। लेकिन ध्यान रहे प्रोपोर्शन का ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है ना, किसका, प्रोपोर्शन का, प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन ये होता है सर कि अगर आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, अगर आप इस लाइन को बोल दिए कि ये मेरा 50 सेंटीमीटर का लाइन है, तो जो अगला लाइन होगा, मान लो इससे छोटा या बड़ा होगा, मान लो 40 सेंटीमीटर का अगला लाइन आया, तो ध्यान रहे कि ये 50 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, 50 इतना बड़ा है तो 40 इसके प्रोपोर्शन में कितना बड़ा होगा, इतना। अब ये भी मत कर देना कि 40 सेंटीमीटर का लाइन है और इतना बड़ा लाइन खींच के कह दो इसको मेरा 40 सेंटीमीटर का है, तब भी ये समझ ही रहे हो क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक प्रोपोर्शन का ध्यान रखना है। 50 इतना बड़ा है तो 40 इतना बड़ा होगा, 30 ये होगा, 25 यहाँ बीचों बीच में आएगा, इस तरीके से। ठीक, तो प्रोपोर्शन का ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए, फ्री हैंड स्केच में क्या आ सकता है, ऑर्थोग्राफिक बनाना आ सकता है या फिर आइसोमेट्रिक आ सकता है, कोई भी 2D में दे दिया जाएगा। अब 2D में यहाँ पे भी आ सकता है कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ सकता है ना, और बनाना फ्री हैंड से ही है। ध्यान रहे, फ्री हैंड से अब बोलोगे सर कि एंगल कैसे बनाए, तो एंगल ऐसे बना देना है हाथ से। ठीक है ना, ये अपने आप ऑटोमेटिकली डिफाइंड है कि 30 डिग्री है। ठीक है ना, ये मैं यहाँ लिख दिया 30 डिग्री, तो आप भी बोलोगे कि हाँ देखिए ये सब 30-30 पे बना है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो फ्री हैंड से ही बनाना है जो भी बनाना है। क्लियर, तो इसमें क्या आ सकता है,
2D से 3D, 3D से 2D यानी आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक दोनों आ सकता है फ्री हैंड स्केच में। और क्या आ सकता है सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट ईयर में आया था आपका फ्री हैंड बनाने के लिए नट और बोल्ट का अरेंजमेंट, नट बोल्ट का अरेंजमेंट यानी नट और बोल्ट एक ही में दिखना चाहिए, क्लियर। और नट भी कैसा, हेक्सागोनल नट, क्लियर है। हेक्सागोनल नट आप अच्छे से पढ़े हो, बोल्ट भी पढ़े हो, उसका क्या आया था, असेंबली आया था, नट और बोल्ट का असेंबली आया था। तो क्लियर रहे इस बार क्या आ सकता है, नट बोल्ट तो पिछला बार दे दिया, तो इस बार ध्यान रहे, इस बार हो सकता है कि लॉकिंग अरेंजमेंट आ जाए, लॉकिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना। लॉकिंग अरेंजमेंट भी 3 टाइप का होता है, वो एकदम अच्छे से पढ़ लेना है कि लॉकिंग अरेंजमेंट से फ्री हैंड स्केच से बनाना आ सकता है, इस बार के लिए इम्पोर्टेंट लॉकिंग अरेंजमेंट, क्लियर। और क्या हो सकता है इसमें, और भी आ सकता है, थ्रेडेड प्रोफाइल आ सकता है, ठीक है ना, थ्रेडेड प्रोफाइल बनाना, ठीक। थ्रेडेड प्रोफाइल भी, नट बोल्ट ये सब तो सीख ही रहे हो, वाशर वगैरह फ्री हैंड से, ये भी पढ़ लेना है, ठीक। इस बार स्क्वायर नट भी देख लेना अच्छे से, स्क्वायर नट भी कैसे बनाते हैं, क्लियर। तो ये रहा आपका फ्री हैंड स्केच, क्लियर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा फॉर्म होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल सकते हो प्रोपोर्शनल में आएगा, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि एक सीरीज करवाया है मैंने, उसमें देख लेना 20 क्वेश्चन, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कैसे आते हैं फ्री हैंड स्केच में से, ठीक है। तो ये तो रहा आपका ड्राइंग वाला पोर्शन, ठीक है ना, आपका जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, ठीक, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड, क्लियर ना, ये रहा इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स। तो ये जो 4 यूनिट हुआ ये ड्राइंग का पोर्शन हुआ। अब बात करते हैं ग्राफिक्स में, ठीक। ग्राफिक्स को 2 पार्ट में दिया गया है, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस एंड कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, क्लियर ना। तो अब इसको मैं बता रहा हूँ एक ही में, मान के चलो कि कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस पूरा, क्लियर। अब देखो इसको 2 नाम से बोला गया, ऑटो कैड भी बोलते हैं हम इसको, ठीक। तो पहले देखो इसमें क्या जानना है, पहले जानना क्यों है कि ऑटो कैड क्यों, ठीक। क्यों कहने का मतलब ये है कि ड्राइंग के मुकाबले ऑटो कैड कितना, क्या एडवांटेज है इसका, क्लियर। पहले तो ऑटो कैड के बारे में जानो, ठीक। उसके बाद इससे पहले कंप्यूटर के बारे में जानो, और कंप्यूटर में क्या क्या चीज़, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, और क्या कितने टाइप के आउटपुट डिवाइस, कितने टाइप के इनपुट डिवाइस, क्लियर। ये सब जब खत्म हो जाए तब आना ऑटो कैड पे, ठीक। ऑटो कैड में अच्छे से पढ़ना है, पहले तो इनका लिमिटेशन जानो, एडवांटेज जानो, इसके एप्लीकेशन जानो, 3 चीज़, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन ऑटो कैड का इस बार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। क्या क्या चीज़ बताया, एडवांटेज, लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन, ठीक। ये आ सकता है आपको लिखने के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना, ये क्या आ सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखो लगता है कि इस यूनिट से कुछ नहीं आएगा, लेकिन पिछली बार का जो पेपर देखोगे लास्ट ईयर का, उसमें 20 ऑब्जेक्टिव में से 5 ऑब्जेक्टिव आपके ऑटो कैड से थे, यानी कि 25% कवर कर रहा है ये 2 यूनिट, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है, इसको नहीं, ये नहीं कि ऐसे ये निकाल दोगे, क्लियर। ऐसे निकाल दोगे तो गया फिर 25%, 75 का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना, 75% का एग्जाम दे रहे हो, तो ध्यान रखना, इसको एकदम अच्छे से कर लेना है। एडवांटेज, लिमिटेशन और एप्लीकेशन, कंप्यूटर के बारे में तो पता ही होगा, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस वगैरह, ठीक है। ये तो ठीक हुआ, लिखने के लिए आएगा। अब देखो जो लास्ट ईयर क्वेश्चन था वो 4 टॉपिक से आया था, ठीक है ना। 4 टॉपिक आपके कौन कौन से हैं, पहले तो आपका है फंक्शन की, जो आपका पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन की, ठीक है ना। फंक्शन की कौन सा वाला, F1 है ना, F1 से लेकर F12 तक के फंक्शन की, कि अगर F1 प्रेस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, F2 पे क्या है, F3 पे क्या है, ये पूरा डिटेल आपको दिया गया है, ठीक है ना। नहीं दिया गया है तो आप मुझे बताना, मैं पूरा फंक्शन की का पूरा लिस्ट दे दूंगा, क्लियर। दूसरा है आपका इसमें ड्राइंग एंटिटी, है ना, ड्राइंग एंटिटी, ठीक। ड्राइंग एंटिटी में आपका क्या क्या चीज़ आएगा, जितने भी कितने टाइप के लाइन होते हैं, लाइन, कर्व हो गया, लाइन हो गया, कर्व हो गया, आर्क हो गया, सर्कल हो गया, इलिप्स हो गया, ये सब चीज़ किस में आएंगे, ड्राइंग एंटिटी में। अब ये चालू हो गया है ऑटो कैड, ठीक है ना। ऑटो कैड में कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे आर्क ड्रॉ करते हैं, आर्क में भी 2 टाइप का आर्क,
2 पॉइंट आर्क, 3 पॉइंट आर्क कैसे आप ड्रॉ करते हो, क्लियर। सर्कल कैसे होगा, इलिप्स कैसे होगा, इलिप्स का क्या कमांड है, सर्कल का क्या कमांड है, ये सब किस में आएगा, ड्राइंग एंटिटी में। ड्राइंग एंटिटी मतलब जिससे आप ड्राइंग बनाने वाले हो, ठीक है ना। जैसे आपके पास तो इस टाइम में इंस्ट्रूमेंट था, यहाँ पे क्या यूज करोगे, कमांड यूज करोगे। आपको इलिप्स बनाना है तो डायरेक्ट इलिप्स का कमांड डालें, इलिप्स का फॉर्म हो गया। आप जितने का चाहिए मेजर और माइनर उस हिसाब से आप इलिप्स फॉर्म कर दो, क्लियर है ना, ठीक है। तो इसमें जितने टाइप से आप यूज कर सकते हो, क्या क्या चीज़ से आप डायग्राम बना सकते हो, वो आएगा ड्राइंग एंटिटी में, ठीक। दूसरा आता है आपका ड्राफ्टिंग एड्स, ये ध्यान रखिएगा, ड्राफ्टिंग एड्स, ठीक है ना, ड्राफ्टिंग एड्स। इसमें देखो क्या क्या है, लिमिट्स है, ठीक है। लिमिट्स आपको पहले दिखा देना है कि लिमिट आपका क्या है, ठीक, लिमिट यूज कर लेना। उसके बाद लेयर, डायमेंशनिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप, फिलेट, ट्रिम, ऑफसेट, ये सब क्या आएंगे, सब के सब इसमें आएगा, ड्राफ्टिंग एड्स में आएगा। जैसे यहाँ तो आप ड्राइंग बना दिए, यूज करके कुछ बनाए, ठीक, उसमें मान लीजिए कुछ एडिटिंग करना हो, उसको 3D में कन्वर्ट करना हो, या फिर उसको अच्छे से एनालाइज करना हो, क्या है क्या नहीं है, वो सब के सब कहाँ दिखेंगे, ड्राफ्टिंग एड्स में आएंगे, क्लियर। उसके बाद जो लास्ट रहेगा आपका, यहाँ पे आपको आएगा टू डायमेंशनिंग, है ना, 2 डायमेंशन के कोई भी ऑब्जेक्ट दे देगा जिसको 2D में बनाना होगा ना, 2 डायमेंशनल ड्राइंग बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, 2 डायमेंशनल ड्राइंग, है ना, 2D ड्राइंग बोलो कि इतने कर लोगे तो 2D ड्राइंग आएगा। कहाँ से, किस में बनाने के लिए, ऑटोकैड में। अब 2D ड्राइंग में बनाएंगे कैसे वहाँ, तो आपको कमांड के थ्रू आपको हो सकता है बनाने के लिए बोल दे, है ना, या फिर बोल दे कि 2D कोई बता देगा ऐसा, तो उस हिसाब से आप उसका पूरा कमांड लिखोगे, क्लियर। तो मैं सोच रहा हूँ क्या कि आपको ऑटोकैड का पूरा वीडियो दूँ, ऑटोकैड का जिस हिसाब से क्वेश्चन आता है इन पूरे 3-4 टॉपिक से, इसको डिटेल में एक एक समझाओ। क्योंकि देखो अगर ड्राइंग एंटिटी में आओगे तो 12 ड्राइंग एंटिटी है, 13-14 एंटिटी है, ठीक है ना, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। अगर ड्राफ्टिंग एड्स में जाओगे तो ये भी 14-15 ड्राफ्टिंग एड्स से हैं, ठीक है ना। एक एक के बारे में जानना जरूरी है कि अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फॉर्म होगा ना, फंक्शन की, ड्राफ्टिंग एड, ड्राइंग एंटिटी और ड्राफ्टिंग एड से आएंगे, या फिर 2 डायमेंशनिंग का कोऑर्डिनेट सिस्टम पूछेगा, क्लियर। तो ये सब जानना एकदम जरूरी है ऑटोकैड में, क्लियर, ठीक है। तो अगर आप लोग कहोगे या फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी कि ऑटोकैड का कुछ 2-3 वीडियो में इसको मैं पूरा कंप्लीट करा दूं, तो मैं इसको अच्छे से करा दूंगी, या फिर ऑलरेडी कुछ वीडियो बना हुआ है लेकिन उसमें ये पूरे अच्छे से डिटेल में नहीं समझाया गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ही बनाया है तो इसमें अच्छे से नहीं बताया हूँ एक एक चीज़ करके, क्लियर। तो अगर आपको लगेगा कि अगर खुद से सीख ले रहे हो तो ठीक, नहीं तो फिर आप इसमें कमेंट कर देना, मैं इसको करवा दूंगा अलग से 3-4 वीडियो ऑटोकैड का, स्पेशल ऑटोकैड का, कि क्या क्या आ सकता है, क्लियर। तो चलो यहाँ पे ये सेशन होता है कंप्लीट, ठीक है। अगर ये बोल दिया ऑटोकैड का अगर चाहिए आपको तो बता देना, ठीक है। तो इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा हुआ होगा कि हमें पढ़ना क्या है, बेसिकली पढ़ना क्या है, कौन से टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्लियर। चलिए अगर और भी कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।